व्यावसायिक संगठन के तीन स्वरूप होते हैं। एक तो होता है एकाकी व्यापार और एक होता है साझेदारी और तीसरा होता है कंपनी। प्राचीन काल में जब सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, मानवीय आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। मानवीय आवश्यकताएं सीमित होने का कारण क्या था कि आय के स्रोत कम थे और शिक्षा की कमी थी। इसलिए एकाकी व्यापार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम था। लेकिन जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, आय प्राप्ति के स्रोतों में साधनों में वृद्धि हुई, तो मानवीय आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। इसलिए एकाकी व्यापार समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असक्षम हो गए। इसलिए साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति और अधिकतम 20 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर के धन का विनियोग करते हैं और व्यवसाय का संचालन करते हैं। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कंपनी का जन्म हुआ, क्योंकि समाज में आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई, शिक्षा का प्रसार हुआ और आवश्यकताएं इतनी तीव्र गति से बढ़ गई कि एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों ही समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असफल हो गए। इसलिए कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी के दौरान एक ऐसा समय आया जिसमें एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो गए। एक ही वस्तु के स्थान पर बहुत सारी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो गई। एकाकी व्यापार और साझेदारी में जो है वो बाजार का राजा कहलाता था उपभोक्ता। आर्थिक क्रियाएं सारी व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाएं उपभोक्ता के चारों ओर चक्कर लगाती थी और यहाँ पर व्यवसाय की संतुष्टि महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे ही कंपनी का जन्म हुआ तो यहाँ पर बाजार का राजा उपभोक्ता बन गया और दूसरा उपभोक्ता की संतुष्टि को महत्व दिया जाने लगा। अब आता है कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी के जन्म होने का प्रमुख कारण था समाज की आवश्यकता, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को किस प्रकार से संतुष्ट करने का एक साधन था। कंपनी का सामान्य अर्थ क्या है? कंपनी से अर्थ है व्यक्तियों के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन से है, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है।
कंपनी का सामान्य शब्दों में हम यह अर्थ परिभाषित कर सकते हैं कि कंपनी व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक औपचारिक या अनौपचारिक संगठन होता है। संगठन किसे कहते हैं हम? संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये लक्ष्य जो है वो लाभ कमाना भी हो सकता है और सेवा करना भी हो सकता है। औपचारिक और ऐसा कोई भी औपचारिक संगठन जिसमें कुछ निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं जिनको कि लागू किया जाता है, जिनको मानना अनिवार्य होता है, वो कहलाते हैं औपचारिक संगठन। और अनौपचारिक संगठन जिसमें कोई निर्धारित नियम या सिद्धांत नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अनौपचारिक संगठन। तो कंपनी एक ऐसा व्यक्तियों का औपचारिक और अनौपचारिक संगठन माना जाता है जो कि किसी भी सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। सामाजिक उद्देश्य यानी कि समाज की सेवा करना और आर्थिक लक्ष्य यानी कि लाभ कमाना। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी की परिभाषा अलग है। हमारे देश में सन 1956 में भारतीय कंपनी अधिनियम लागू हुआ था। उसके पश्चात समय समय पर इसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए थे। सन 2013 में कंपनी अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और इस अधिनियम में नाम रख दिया गया भारतीय संशोधित कंपनी अधिनियम 2013, जिसमें 1956 के जो प्रावधान थे उन समस्त प्रावधानों में बहुत अधिक संख्या में परिवर्तन किया गया। पहले जो कंपनी की परिभाषा दी गई थी वो 1956 के तहत थी और अब वर्तमान समय में परिवर्तन करके और परिभाषा जो है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अंडर सेक्शन 2(20) के अनुसार कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो कि वर्तमान कंपनी अधिनियम या पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के तहत समामेलित या पंजीकृत हुई है कंपनी कहलाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 धारा 2(20) के अंतर्गत कंपनी को परिभाषित किया गया है कि कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो कि वर्तमान कंपनी अधिनियम यानी जो वर्तमान कंपनी अधिनियम है 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुए जिस कंपनी का समामेलन किया गया है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। या 2013 के पूर्व जो भारत में कंपनी अधिनियम प्रचलन में था, या 1956 या 1956 के पूर्व जैसे इंग्लैंड का ब्रिटिश कंपनी अधिनियम या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व में जो भी कंपनी अधिनियम
क्रियान्वयन में था उसके प्रावधानों की पालना करते हुए जो कंपनी समामेलित या पंजीकृत हुई है वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। यानी वर्तमान कंपनी अधिनियम या पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए जिस कंपनी का समामेलन या पंजीकरण हुआ है वो कंपनी कहलाती है। लेकिन कंपनी अधिनियम की परिभाषा जो है वो कंपनी का अर्थ स्पष्ट नहीं करती है। इसलिए प्रोफेसर हेने ने कंपनी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और जिसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है एवं जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है, कंपनी कहलाती है। प्रोफेसर हेने ने कंपनी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और जिसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है एवं जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? क्योंकि कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक प्राकृतिक मानव को प्राप्त होते हैं। एक प्राकृतिक मानव किसी भी व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी भी व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकती है। जैसे एक प्राकृतिक मानव की अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, वह संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकता है, उसके ही भांति कंपनी की भी अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, वह स्वयं कंपनी का संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकती है। जैसे एक प्राकृतिक मानव किसी भी व्यक्ति या संस्था पर बात चला सकती है और अन्य कंपनी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर बात चला सकते हैं। इसलिए कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। कंपनी का एक शारीरिक ढांचा नहीं होता है, बल्कि इसकी एक संगठनात्मक संरचना होती है। जिसमें संचालक इसके मस्तिष्क होते हैं और सचिव जो है वो कंपनी के कान, आंख और हाथ होते हैं। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कंपनी की भी राष्ट्रीयता होती है, जैसे एक प्राकृतिक मानव की होती है, वह देशी और विदेशी हो सकती है। केवल कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते प्रजातांत्रिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, कंपनी विवाह नहीं कर सकती है और कंपनी की नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का एक समूह होता है। दूसरा हेने ने कहा है कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्य यानी कि उसके संचालक मंडल, उसके प्रबंधक, उसके सचिव, उसके अंशधारियों यानी कि उनके समस्त सदस्यों का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से अलग होता है। कंपनी
अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। कंपनी के अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होते हैं और सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा है कि कंपनी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। कंपनी के अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होते हैं और सदस्यों के अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है, ट्रेडमार्क का होता है, जो कि कंपनी के समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर, प्रपत्रों पर यानी कि डॉक्यूमेंट्स पर उसका नाम लिखा हुआ होता है, जो इस बात का अकट्य प्रमाण होता है कि ये कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रलेख है। बंद कर दूं?